नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार फिर से आपके लिए एक नया वीडियो। जी हाँ, ये हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जो आपकी तैयारी को आगे बढ़ाएगा। देखिए साथियों, पिछली वीडियो में एक दो कमेंट मैंने देखा था, कुछ बच्चे कह रहे थे कि इतने इजी सवाल है, उन्हें इजी लग रहा था ये। लेकिन मैं आपको बता दूँ, लगभग इस प्रैक्टिस सेट में 5-6 सवाल ऐसे हैं जो आपको कन्फ्यूज़ करेंगे। ठीक है, और जो कन्फ्यूज में आपको बता दूं, जो कन्फ्यूजन के सवाल होते हैं वही सवाल ऐसे होते हैं जो आपको परीक्षाओं में गैप देते हैं, इनके 2-4 नंबर से आगे या पीछे कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते, कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी ये निपट जाए। चलिए जी, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट है आज का। पहला सवाल देख लेते हैं, ध्यान से समझना है। जिस समास में सब पद अथवा उनका समास प्रधान रहता हो उसे क्या कहते हैं? देखिए ध्यान से समझना है इसको। पहली बात तो क्वेश्चन को ही ध्यान से समझें। जिस समास में सब पद, पहली बात तो आप देखिए समास में 2 या उससे अधिक पद होते हैं, 2 या अधिक। ठीक है, मोस्टली समास में 2 ही पद होते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतर 2 ही होते हैं। ठीक है साथियों, उन्होंने कहा कि उनका समाहार प्रधान रहता है। इसका मतलब तुम्हें अर्थ बता दूं, पहली बात तो क्वेश्चन को सही से समझा दूं मैं तुम्हें। इसका कहने का मतलब यह है कि कौन सा वह समास है जिसके दोनों पद या सभी पद प्रधान होते हैं। ठीक है साथियों, तो वो होता है आपका द्वंद्व समास। अगर आपने परिभाषा को सही से पढ़ा है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे माता पिता एग्जाम्पल है उसका, ये माता पिता भाई बहन रात दिन, उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं और जितना माता का है उतना ही पिता का है। ठीक है साथियों, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। क्लियरली, चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं 22। ये है आपका काली घटा का घमंड घटा। ठीक है साथियों, इसमें कहा है कौन सा अलंकार है। ठीक है साथियों, अलंकार की बात हुई है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि इसमें 2 समास हैं, सॉरी 2 अलंकार हैं मेरे हिसाब से। लेकिन पहला कौन सा है, काली घटा का घमंड घटा। तो जो ये घटा शब्द है 2 बार इस्तेमाल हुआ है, घटा। एक घटा का क्या अर्थ है, काली घटा। आप समझते हो घटा क्या होती है, जब बादल से छा जाते हैं तो उसको घटा बोलते हैं। और दूसरे जो घटा, ये वाला घटा है, इसका अर्थ क्या है, घटना, यानी कि घटना का मतलब कम होना। ठीक है, तो वहाँ पर जहाँ एक ही शब्द, कोई एक शब्द इस्तेमाल हो और उसके 2 अर्थ निकले, वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अगर आपको याद हो, वहाँ पे यमक अलंकार होता है, तो उस कारण यमक अलंकार है। लेकिन अगर यहाँ पे यमक का ऑप्शन नहीं होता, ध्यान से समझना है साथियों, अगर यहाँ पे यमक का ऑप्शन नहीं होता तो तुम एक बात और बताओ मैं तुम्हें, यहाँ पे घ है, यहाँ भी घ है और यहाँ भी घ है, यानी कि फिर इसके अंदर अनुप्रास अलंकार हो जाता। अनुप्रास अलंकार क्या परिभाषा है, जहाँ पर एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो। ठीक है साथियों, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे यमक की बात हुई है क्योंकि घटा शब्द की बात है। ठीक है, सही से समझ गए होंगे आप। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? देखिए साथियों, आप सब जानते होंगे कि जो शब्द से पहले लगता है उनको हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्रीफिक्स। ठीक है, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे मैं तुम्हें कहूँ, जैसे मैं एक शब्द मैंने लिखा हार, ठीक है, उससे पहले मैं आ शब्द लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, आहार। देखो बिल्कुल अर्थ बिल्कुल चेंज हो गया ना, अर्थ बदल देते हैं। तो वे कौन से होते हैं, उपसर्ग, प्रीफिक्स बोलते हैं उनको। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न में से निम्न मतलब शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द देखना है। देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसका बी ऑप्शन है, क्योंकि आधे शब्द के बाद आधा अक्षर, सॉरी शब्द नहीं अक्षर, आधे अक्षर के बाद आधा अक्षर बहुत कम मिलता है। आप अधिकांश लोग ये सोचते होंगे, लेकिन हकीकत यही है कि उज्ज्वल में दोनों जय आपके आधे आधे होते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। एक बात और है साथियों, यहाँ पे थोड़ा मैके नॉइस है, प्लीज़ डोंट वरी एंड इग्नोर इट। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ठीक है साथियों, ये थोड़ा सा अलग है अलंकार और यहाँ पे कन्फ्यूजन करेगा आपको ये। वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाए। ठीक है, विभावना अलंकार होता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए जी नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? देखिए साथियों, अगर मैं आपको बताऊं कि वाक्यों का वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है तो उसके मुख्य आधार 2 हैं। 2 का मैं तुम्हें बताऊं, एक तो अर्थ के आधार पर वाक्य बनते हैं, दूसरा रचना के आधार पर बनते हैं। जैसे रचना का तुमने देखा होगा कि आपका सरल वाक्य, मिश्र वाक्य,
संयुक्त वाक्य 3 प्रकार होते हैं उसके। अर्थ के आधार पर ऐसा होता है जैसे आपका है संदेहवाचक है, इच्छावाचक है, प्रश्नवाचक है। तो मुख्य रूप से वाक्य का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है, अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार। तो इसका राइट आंसर 2 है। चलिए जी, ये क्वेश्चन भी अपने में एक अच्छा क्वेश्चन है। नोटिफिकेशन का हिंदी रूपांतरण क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। चलो मैं आपको इनके सबके अर्थ बता देता हूँ इंग्लिश से हिंदी, तो आप क्लियरली समझ जाएंगे। देखिए, टिप्पणी होती है कमेंट। हालांकि हम रोजाना यूज करते हैं ऐसे वर्ड, लेकिन उनकी प्रॉपर हिंदी नहीं जानते। जी हाँ, कमेंट का अर्थ होता है टिप्पणी करना। सार संक्षेप का अर्थ होता है समरी। समरी आप समझते होंगे, ठीक है साथियों। समरी। सूचना होती है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन सूचना बोलते हैं। और अधिसूचना होती है नोटिफिकेशन। यानी कि अगर कोई भी वैकेंसी या कोई भी बात होती है तो उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, यानी कि उसकी अधिसूचना जारी की जाती है, ठीक है साथियों। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। रेलगाड़ी शब्द है। देखिए साथियों, रेलगाड़ी को आप पहले समझ लीजिए तो क्लियरली समझ जाएंगे। रेल और इसमें गाड़ी हमने जोड़ दिया है, ठीक है। गाड़ी हिंदी का शब्द है, रेल इंग्लिश का शब्द है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे 2 से अधिक भाषाएं मिलकर कोई शब्द बने तो वहाँ पर आपका संकर शब्द बनता है। कौन सा शब्द बनते हैं? हमें संकर शब्द, ठीक है। तद्भव नहीं है ये। तद्भव होते हैं जो हिंदी के शब्द होते हैं, मतलब हिंदी जैसे होते हैं, जो प्राकृतिक पाली भाषा से निकलते हैं। तत्सम संस्कृत के समान होते हैं। देशज वे होते हैं जो अपने देश में ही प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है साथियों। और मैं फिर से बताना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मैके नॉइज़ है तो आपको इग्नोर करना है उसे, ठीक है साथियों। वीडियो बनाना जरूर था और ये मैके नॉइज़ भी लगा हुआ है तो आपको इग्नोर करना है इसे। चलिए साथियों, 29 देख लेते हैं हम। इसमें है कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं, कोई त्रुटि नहीं है। यानी कि इसमें 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 और 4। इसमें बताना है कि कौन से में अशुद्धि है, गलत कौन सा है। तो तुम अगर इसको 1-2 बार पढ़ोगे तो आप क्लियरली समझ जाओगे। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। ऐसा नहीं है, लीची स्त्रीलिंग शब्द है तो आप इसको ऐसे बोलोगे, मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है। तो ये वाला गलत है, इसमें खरीदनी शब्द आएगा, ठीक है। तो इसने बोला है गलत कौन सा है, तो इसमें ये वाला सी वाला पार्ट गलत है। लीची खरीदनी है ऐसे शुद्ध होगा ये, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका 30। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए साथियों, प्रत्यय क्या होता है आप सब जानते होंगे। जो लास्ट में जो शब्द जोड़े जाते हैं और वो अर्थ बदल देते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं उनको सफिक्स, यानी कि जो लास्ट में फिक्स किए जाए दैट इज कॉल्ड सफिक्स, ठीक है। चलिए जी, देखो मैं भाव के बारे में बता दूँ कैसे है। बह प्लस आओ, तो ये पूरा मिलकर क्या बन जाएगा? बहाओ। तो इसका प्रत्यय है आपका सी। सही है साथियों। चलिए जी, नेक्स्ट है। देखिए साथियों, 31 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा भी रहेगा आपके लिए, कंफ्यूज भी करेगा। ध्यान से समझो इसे। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है। आप सबको पता है कारक 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या कहा है। क्रिया का आधार सूचित करने वाला। देखिए, क्रिया का आधार, पहले तो आपको एक क्वेश्चन ही समझना है कि ये पूछ क्या रहा है, तभी तो आप आंसर लगा पाओगे। यानी कि हम क्रिया का आधार, यानी कि आधार का मतलब है कि हमें पता कैसे चलेगा कौन वस्तु कहाँ है, उस चीज़ के मतलब कौन सा कारक डिफाइन करता है। देखो हमें समझना है इस बात को। आपादान कारक में क्या होता है? आपादान कारक में दूर, यानी कि जैसे बंदर पेड़ से कूदा, तो आपादान कारक वहाँ इस्तेमाल होता है। संबंध में क्या होता है? संबंध में आप जानते हैं रिलेशन, जैसे श्याम राम का भाई है, ठीक है। अधिकरण में कारक में क्या है? जैसे मैं तुम्हें बताऊँ इसका एग्जाम्पल, वह छत पर है, छत पर है, ठीक है। तो जो पर है ये क्रिया की अनुपस्थिति को दर्शा रहा है, उसके आधार को सूचित कर रहा है, तो उसमें जो कारक होता है वो अधिकरण कारक होता है, ठीक है। संप्रदान कारक में देने की बात होती है, तो जो क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक होता है वो अधिकरण होता है, यानी कि उसकी सिचुएशन, लोकेशन को बताता है। अब क्लियरली आप समझ गए होंगे, आधार का मतलब जो लोकेशन की सूचना दे, ठीक है साथियों। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। इजी सा क्वेश्चन है तो। खैर, ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग है, तो आप सभी समझते हैं ठाकुर का ये गलत छपा हुआ है, बी होगा, ठाकुराइन होगा इसमें, ठीक है। ये थोड़ा मिस प्रिंट है, ठाकुराइन, ठीक है साथियों। जैसे पंडित का पंडिताइन, ऐसे करके। चलिए जी, नेक्स्ट है आपका 33। जगन्नाथ में कौन सी संधि है? देखिए साथियों, जगन्नाथ का देख लीजिए पहले आप, जगत प्लस नाथ। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहता हूँ। जहाँ ये आपका न या मैं शब्द आए तो ये इस वाले शब्दों को अपने जैसा ही कर देते हैं। जो 5 वर्ण होते हैं, आपके 5
क्रम होते हैं, जैसे कै वर्ग, आपका पै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, तो वो उसी जो भी अक्षर होता है वो उसी का बना देते हैं, यानी कि ये जगन्नाथ बन जाएगा। इसके अंदर व्यंजन संधि होगी। ठीक है साथियों, संधि पूछिए यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी, तय और न के बीच में संधि होती है, तो वो दोनों तय भी नहीं बन जाता है। ठीक है, व्यंजन संधि होगी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है? पहली बात तो आप कर्मधारय समास की परिभाषा याद करें। इसका जो प्रथम पद होता है वो विशेषण होता है, यानी कि वो एडजेक्टिव होता है, वो दूसरे शब्द की विशेष्य की मतलब उसकी विशेषता को बताता है। ठीक है साथियों, उसको हम कर्मधारय समास बोलते हैं। देखिए चक्रपाणी क्या होता है, इसका अर्थ जो चक्र को धारण किए हो, अर्थात विष्णु भगवान के लिए चक्रपाणी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गया आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण, ये कर्मधारय का नहीं है। ठीक है साथियों, बहुब्रीहि का है। चतुर्युग ये द्विगु समास का है। ठीक है, जहाँ पे पहला पद संख्यावाचक होगा द्विगु समास होता है। नीलोत्पन्न यानी कि जिसकी उत्पत्ति नील के द्वारा हुई है। ठीक है साथियों, तो ये आपका कर्मधारय समास होगा नीलोत्पन्न। ठीक है, और माता पिता में द्वंद्व समास होता है, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पे जो कर्मधारय समास का अर्थ हो वो उदाहरण होगा वो नीलोत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है आपका, ये भी बहुत अच्छा मुहावरा है, शायद पहली बार बहुत लोगों के सामने पहली बार आया हो। मेंढकी को जुकाम होना का अर्थ है, मेंढकी को जुकाम होने का अर्थ है साथियों जिसके अंदर योग्यता तो नहीं होती, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा करता है। जैसे अभी तुम हाल ही में देख रहे होंगे नेपाल अपना नक्शा जारी कर रहा है, ऐसे ऐसे करके वो दिखा रहा है कि भारत को ये जो लिपु लेक, लिम्फोधारा, काला पानी ये मेरे दर्रे हैं। ठीक है, और हम सब जानते हैं नेपाल की क्या स्थिति है, लेकिन वो मेंढकी को जुकाम का नखरा जाहिर कर रहा है, वो दिखा रहा है कि हम उससे लड़ लेंगे, भारत से लड़ लेगा। ठीक है, तो ये सूक्ति नेपाल के लिए बिल्कुल सही है, ये अर्थ सही बैठता है। ठीक है साथियों, तो याद रखना है आपको इसको। चलिए जी अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्न में उपसर्ग पूछा है, वही प्रेफिक्स। तो मैं आपको बता दूं इसकी ऐसे संधि विच्छेद होगा तो आप क्लियरली समझ जाएंगे। प्रत्युत्पन्न, ठीक है साथियों, प्रत्युत्पन्न तो क्लियरली समझ गए होंगे। इसका उपसर्ग क्या है? प्रति इसका उपसर्ग है। मैं और बता दूं आपके, इसके अंदर यण संधि अगर संधि भी पूछी जाए, लेकिन यहाँ पे संधि नहीं पूछी। चलिए जी, ये तो बहुत रोजाना आता है, ये तो मैं सही है, ये सही होता है इसका। कवि का ये स्त्रीलिंग होता है कवित्री। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 38। शुद्ध वाक्य शुद्ध नहीं है वो देखना है। शास्त्री जी की मृत्यु से हमें बड़ा दुख हुआ है, ध्यान से देखना इसमें कौन सा गलत लगता है आपको। मुझसे यह काम संभव नहीं। सी, प्राय ऐसे अवसर आते हैं जिसमें लोगों को अपना मत बदलना पड़ता है। मैं जा रहा हूँ, देखिए साथ ये भी आपको सही लग रहा है, मुझे भी सही लग रहा है, ये भी सही है। ये जो इसने कहा ना दुख हुआ है, ये सही नहीं है, दुख हुआ, बस इतनी बात आएगी, दुख हुआ। ठीक है, हुआ है नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो ए होगा। बाकी आप इस पर और विचार विमर्श कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए जी नेक्स्ट है आपका 39। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए साथी, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्त्री के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। तरुणी भी होता है, प्रमदा भी होता है, और भार्या भी होता है, और आपका महिला भी होता है, औरत होता है, ये सब होते हैं। मैं आपको बता दूँ जो ललाम होता है, ललाम का अर्थ होता है सुंदरी, यानी कि सुंदर, मनोहारी। ठीक है, ये होता है ललाम का अर्थ। अब इसमें जो ललना शब्द दिया है, देखिए ललना का अर्थ भी, हालांकि स्त्री भी होता है ललना का, और ललना का अर्थ बालक से भी होता है, पुत्र के लिए भी ललना शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन ये स्त्री के लिए भी होता है ललना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा साथियों? मनोहारी, सुंदरी, ललाम होता है, तो वो पर्यायवाची नहीं होता स्त्री का। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए फिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पीसीएस में देखा मैंने इसको 1-2 बार। स्थावर का विलोम है। देखिए पहले तो आप स्थावर का अर्थ समझिए। स्थावर का अर्थ होता है स्थायी। ठीक है, स्थायी जो बिल्कुल स्थिर है उसको हम स्थावर बोलते हैं, जो स्थिर है बिल्कुल। उसका विलोम होता है जंगम। जंगम का मतलब होता है जो चलता फिरता हुआ हो, मोबाइल हो जो। ठीक है, तो इसका विलोम जंगम होता है स्थावर का, याद रखना। चेतन का अचेतन होता है। ठीक है, सचल का अचल होता है, तो ये सभी इनके अलग है। चलिए जी 41, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो जो परीक्षा में उत्तीर्ण न हो उसको अनुत्तीर्ण बोलते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट है आपका आकाश पाताल एक करने मुहावरा का अर्थ क्या है? देखिए साथियों, आकाश पाताल एक करने का अर्थ होता है बहुत अधिक
प्रयास करना, प्रयास करने की बात होती है, आकाश पाताल एक करना, ठीक है। और बाकी वर्षा करना, उपद्रव करना, ये सब गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत भारी प्रयास करना, तो सी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं 43, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। देखिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन आता है। तो ये कन्नौजी आती है, फिर आपकी जो हमारी खड़ी बोली होती है वो आती है, जो ये आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहीं से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो वो खड़ी बोली बोली जाती है, उसमें कन्नौजी बोली जाती है, हरियाणवी बोली जाती है, ठीक है साथियों। तो ये सब पश्चिमी के ही अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने सोपान हैं। देखिए साथियों जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है। सोपान का लीजिए, चरण का लीजिए, कांड का लीजिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पहला कांड है उसमें वो बाल कांड है, सबको पता है बाल कांड, जहाँ से राम जी का जन्म स्टार्ट होता है। और सबसे आखिर का जो कांड है वो उत्तर कांड है, उत्तर कांड, ठीक है। इस प्रकार से 7 कांड है, बस मुझे पहला और आखिरी का याद है सीक्वेंस से। हालांकि इसमें जैसे आपका बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, बहुत सारे हैं। तो ये टोटल इनकी संख्या कितनी है, 7 पूछे हैं, मतलब टोटल पूछा है तो इनकी संख्या 7 है। चलिए जी नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। देखिए साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूँ जो संज्ञा होती है वो 5 प्रकार की होती है, ठीक है। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। और भाववाचक की बात होती है जहाँ पे किसी चीज़ का गुण दोष ये सब दिखाए जाए, ठीक है, गुण दोष उसका, तो वे वहाँ पे भाववाचक होती है, ठीक है। फीलिंग वाली ये संज्ञा कहलाती है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे मित्रता होगा इसका राइट आंसर, भाववाचक संज्ञा होगी मित्रता। और मैं तुम्हें बताऊँ जो भारत है वो तो नाम है भारत, तो ये आपकी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जो किसी का नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जैसे लड़का है, पेड़ है, ये सब जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये ऐसे टॉपिक हैं, ये मतलब छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आता तो मेरी प्लेलिस्ट में आप 9-10 वीडियोज़ हैं, वे अलग अलग टॉपिक्स पे बनी हुई हैं, आपको समझने में काफ़ी हेल्प करेंगी, तो आप वहाँ से उनको समझ सकते हैं, ठीक है साथियों। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द का रूप है। देखिए साथियों बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, ऐसा बोला जाता है ना, धड़ाधड़ काम हो रहा है, तो ये क्या है, इसे को समझना है। इस शब्द में धड़ाधड़ में क्या कौन सा शब्द है, बहुत कंफ्यूज करने वाला सवाल है। देखिए जो पुस्तकें हैं वे बिक रही हैं, लेकिन वे धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ बिकने का मतलब है तेज़ी से बिक रही हैं, ठीक है साथियों। तो बिकना क्या है, बिकना आपकी क्रिया है, ठीक है ना, बिकना क्रिया है। और वो शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसको हम क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, क्रिया विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्द तो विशेषण होते हैं, लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। इंग्लिश में बता दूं मैं आपको, एडवर्ब बोलते हैं, एडवर्ब। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण को एडवर्ब, विशेषण को एडजेक्टिव बोलते हैं। तो यहाँ पे जो धड़ाधड़ बोला गया है कि धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो वो बिकने की विशेषता को दर्शाता है, तो इसलिए क्रिया विशेषण इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। देखिए कुर्सी पर बैठे हैं, तो कुर्सी पर है ना, तो वो लोकेशन है उसकी, मैंने अभी बताया था आपको, जहाँ लोकेशन की बात होती है वहाँ अधिकरण कारक होता है, 7वां कारक, ठीक है। वहाँ पे 8 में एक बात और याद दिलाऊँ, 8 कारक होते हैं, और जो लोकेशन बेस्ड होता है वो अधिकरण कारक होता है, ठीक है। डी ऑप्शन होगा इसका। चलिए जी ये सवाल पहले भी आया हुआ है अभी। संकर शब्द का अर्थ है, अभी मैंने पीछे वीडियो में बताया था तुम्हें, इसी वीडियो में, कि जहाँ 2 शब्द मिलते हैं, जहाँ रेलगाड़ी वाली बात है आपको याद होगा, ठीक है, 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनता है, तो वे आपका संकर शब्द कहलाते हैं। ऐसे बहुत शब्द हैं, जैसे हम तुम्हें बताएं, एक होता है छायादार, जैसे छायादार, एक मिनट, एक शब्द है छायादार, तो इसमें जो छाया शब्द है वो हिंदी का है, दार अरबी शब्द है। ऐसे ही आपका रेलगाड़ी ऊपर आया था अभी, रेल इंग्लिश का शब्द है, गाड़ी, गाड़ी हिंदी का शब्द है। तो इन दोनों से मिलकर ये, तो ऐसे जो शब्द है तो जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं उनको हम संकर शब्द बोलते हैं, ठीक है साथियों। हाइब्रिड बोले जाते हैं, ये हाइब्रिड, हाइब्रिड, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, सदा सच बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए किस प्रकार का वाक्य है। देखिए साथियों संदेहवाचक तो है नहीं है, क्योंकि संदेह तो इसमें कोई है नहीं, ये इच्छावाचक वाक्य है, ऑप्टेड, ठीक है साथियों।
इच्छावाचक है, यानी कि इच्छा है आपकी बोलना चाहिए, लेकिन तुम्हें पता है इच्छा है बोलो या ना बोलो, ठीक है। आज्ञावाचक भी नहीं है, आज्ञा भी नहीं दी जा रही है इसमें, क्योंकि चाहिए शब्द में आज्ञा नहीं होती, वो तो एकदम ऐसा होता है सदा सच बोलो, वो होती है आपकी आज्ञा, ठीक है। संकेतवाचक भी नहीं है, ठीक है। तो ये इच्छावाचक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए जी, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है? देखिए साथियों, इसने पूछा है मिश्र वाक्य नहीं है। मैं तुम्हें बताऊं, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, एक तो सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गई बात, ठीक है। और मिश्र वाक्य की मैं तुम्हें बात करूं तो उसमें 2 वाक्य होते हैं और वो जुड़े होते हैं, ठीक है। अभी देखो क्लियरली समझ जाओगे। पहला देख लेते हैं, एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, यानी कि एक ही वाक्य है ये, ठीक है, कि एक ही वाक्य है ये जिसमें के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये मिश्र वाक्य है, ठीक है। वह परिश्रमी ही नहीं वर्ण ईमानदार भी है। देखो 2 क्वालिटी हुई यहाँ पे, 2 क्रिया हुई, ईमानदार भी है और परिश्रमी भी है, ठीक है। और ये नहीं वर्ण से जुड़ा है, ये जो होता है ये संयुक्त वाक्य में होता है, ये भी याद रखना है आपको। संयुक्त वाक्य में होता है ये, ऐसे इसकी मतलब ये इंग्लिश में ऐसे होगा, ही इज लेबरर, ही इज नॉट ओनली बट आल्सो से होगा। ये क्लियरली अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कैसे बनाऊँ इसको, ठीक है। लेकिन याद ये रखना है आपको कि ये परिश्रमी नहीं वर्ण ईमानदार भी है, यानी कि 2 क्रियाएं हैं, तो ये संयुक्त वाक्य के लिए होती है। ये यहाँ भी यानी कि आपका ऑप्शन बी राइट होगा, ये संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य नहीं है। देखो मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, यानी कि सिर्फ इसमें एक ही बात हो रही है, सिर्फ पुस्तक के बारे में बात हो रही है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, देखो इसमें भी एक के बारे में बात हो रही है, और लेकिन इसमें 2 क्वालिटी हैं, बी वाले में 2 बातें हैं, 2 अपनी क्रियाएं हैं, वह परिश्रमी भी है और ईमानदार भी है। ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, मिश्र वाक्य नहीं होते, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ठीक है साथियों, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट था मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको कैसा लगेगा आप कमेंट में बता सकते हैं, और कोई क्वेश्चन अगर कंफ्यूज कर रहा है आपको तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है साथियों। बाकी फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट था, ठीक है साथियों। तो बस अब डेट फिक्स है, आप क्लियरली जानते हैं, तो बस मेहनत को बढ़ा दीजिए और लगे रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।